वेलकम बैक टू ऑर्गेनिक क्लासेस। देखिए, आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले पिछले 3 क्लास का रिवीजन करेंगे। पिछले 3 क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसका सबसे पहले हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोफिलिक, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक कर रहा था, अटैकिंग रिएजेंट का काम कौन कर रहा था, इलेक्ट्रोफाइल कर रहा था, है ना। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल हो रहा था। अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, है ना। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी हो, क्या हो, कमी हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल का क्या है प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोफाइल के पास टेंडेंसी होता है लेने का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने का, है ना। इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। तो इतनी बातें तो आपको क्लियर होगी। तो इलेक्ट्रोफाइल हम लोगों ने दो टाइप के पढ़े, जिसमें एक केटायन और एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल था। केटायन वाले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जिसके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा वो सारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, है ना। कुछ हम लोगों ने एक्सेप्शन भी देखा कल, ठीक है। तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें, तो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में क्या होगा, जैसे AlCl3, FeCl3, PCl3, मतलब किसी भी कंडीशन में हमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को खोजना होगा। जैसे AlCl3 के बारे में हमने कल बात किया कि AlCl3 में क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम लोग देखेंगे AlCl3 में या FeCl3 में या PCl3 में, किसी में भी हम लोग अगर देखें, ठीक है, किसी में भी हम लोग अगर देखें तो क्या हो रहा है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग यहीं पे AlCl3 की अगर बात करें, AlCl3, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो AlCl3 हुआ, PlCl3 हुआ, FeCl3 है, ठीक है, एक्सेट्रा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या हुआ कि हम लोगों ने न्यूक्लियोफाइल के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी हो, ठीक है, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, या जिसके जो इलेक्ट्रॉन रिच हो, क्या हो बाबू, जो इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल कह रहे हैं, है ना। क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक है। जैसे हम लोगों ने क्या एग्जांपल में देखा, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में देखा H2O, NH3, है ना, NO3 माइनस, OH माइनस, ठीक है। ये सब कुछ न्यूट्रल और चार्ज न्यूक्लियोफाइल थे। तो इसके बाद ये तो पहला बात हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद सेकंड चीज क्या हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होंगे, कौन से वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। आखिर वो कौन सी बातें हैं जिस पे ये डिपेंड करेगा कि कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन वीक न्यूक्लियोफाइल है, या किसी भी न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाएंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगा, है ना। जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग साइज को बड़ा करते हैं
तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर हम लोग चार्ज की, तीसरा पॉइंट हम लोगों ने चार्ज के बारे में पढ़ा था। अगर हम लोग चार्ज का बात करें तो चार्ज में क्या होगा कि जो चार्ज वाले हैं और जो न्यूट्रल वाले हैं, दोनों का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो चार्ज वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस का बात करें, ठीक है, तो जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस में क्या हो रहा था कि देखिए रेजोनेंस में क्या होगा कि जो रेजोनेंस एक्टिव होंगे उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा। ये आगे हम लोग अभी जस्ट पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उसके में न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये टोटल दूसरी बात थी। तीसरी बात पे अगर हम लोग आ जाते हैं तो तीसरा बात हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप का होता है ना, जिसमें हम लोग पाथ के बेसिस पे, ठीक है, हम लोगों ने देखा SN1 और SN2, है ना, SN1 और SN2, SN1 और SN2। SN1 में हम लोगों ने क्या देखा, SN1 में हम लोगों ने क्या देखा कि ये दो स्टेप है ना, दो स्टेप प्रोसेस है। पहला बार में क्या होगा, बॉन्ड क्लीव करेगा। दूसरा बार में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना। पहले बार में बॉन्ड क्लीव करेगा, दूसरे बार में बॉन्ड फॉर्म होगा। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या बन रहा है बाबू, कार्बोकेटाइन बन रहा है, और कार्बोकेटाइन जिसमें बन रहा है उसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और आप लोग अच्छे से जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल, है ना, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ठीक है, देन 1 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, तो इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो इस पे 1 लिखा हुआ तो ऑर्डर कितना हो गया 1, और मॉलिक्यूलरिटी भी कितना हो गया 1। इसी तरह हम लोगों ने टू रिएक्शन को भी देखा, जिसमें हम लोग देखे कि ये एक स्टेप में रिएक्शन होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज दोनों साथ साथ हो रहा था, है ना, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है, कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बन रहा। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे और न्यूक्लियोफाइल पे। ठीक है, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड कर रहा है। तो इसमें ऑर्डर कितना हो गया, दो, एक सबस्ट्रेट वाला और एक न्यूक्लियोफाइल वाला। इसी तरह मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ तक आप लोगों का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा बात, ठीक है ना, कि आखिर किस तरह से आखिर किस तरह से हम लोगों ने SN1 SN2 पढ़ा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सारी चीजों को हम लोगों ने समझा। लेकिन अभी तक आप लोगों को एक चीज में प्रॉब्लम होगा, जिसमें आप लोग ये नहीं समझ रहे होंगे कि आखिर हम लोग, तो हम लोग आज के क्लास में, आज के सेशन में हम लोग देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, या SN1 SN2 रिएक्शन रिएक्टिविटी जिसको हम लोग कह लें। बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, ठीक है ना, बहुत सिंपल से लैंग्वेज में समझिए। हम लोग ये पता करने का कोशिश करेंगे, बार बार आप नीट के क्वेश्चंस में देखते होंगे, IT के क्वेश्चंस में देखते होंगे, रिएक्शन दिया हुआ रहता है ना, या सबस्ट्रेट दिया हुआ रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ, और पूछा जाता है कि बताइए क्या ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देगा या नहीं देगा। ठीक है ना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसके अंदर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग
हर वो उस चीज को देखेंगे जो देगा या नहीं देगा। ठीक है, दो बातें होंगी यहाँ पे। हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे अभी, हम लोग अभी क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ेंगे कि हु वन गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, नीट में बहुत बहुत लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन देगा नहीं देगा। तो हम देखिए यहाँ से दो बातें हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अभी मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, बाद में मैं सिर्फ रिएक्शन लिखूंगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है कि आपको सिर्फ इतना दो बातें हैं कि या तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन देगा नहीं देगा, या देगा, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जो भी रिएक्शन दिया गया है, सब्स्ट्रेट दिया गया है वो देगा। तो देगा भाई, तो दो बातें होंगी, या तो SN1 देगा या तो SN2 देगा। या तो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा या तो SN2 को फेवर करेगा। और आप लोग अच्छे से जानते हैं SN1 SN2 क्या है। ठीक है, देगा तो दो बात, SN1 या SN2। ठीक है, SN2 रिएक्शन। लेकिन अगर नहीं देगा, अगर नहीं देता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर नहीं देता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आपको ये जान के खुशी होगा कि नहीं देने वाला है क्वेश्चन ज्यादातर नीट में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भी यहाँ स्टार्ट करेंगे कि कौन नहीं देगा। ठीक है, देगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे ही देखेंगे, देगा तो SN1 देगा या SN2 देगा। लेकिन कौन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, इसको पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट 10-11 ऑलमोस्ट 10 या 11 फैक्टर्स को हम लोगों ने कंसिडर किया है, जिसमें हम लोग बारी बारी से एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद आपका नीट का या फिर आईटी का सारा क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी से सॉल्व हो जाएगा। जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे अल्फा अल्काइल ब्रांचिंग, अल्फा अनसेचुरेशन, इफेक्ट ऑफ बीटा अनसेचुरेशन, इफेक्ट ऑफ माइनस आई माइनस एम ग्रुप ऑन अल्फा पोजीशन, इफेक्ट ऑफ ब्रिज हेड कार्बन, इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल में बेसिकली हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना। विच वन इज द स्ट्रॉन्ग और विच वन इज द वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट इफेक्ट को देखेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट देखेंगे और रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर है जिसको देख करके हम ये पता करेंगे कि कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। ठीक है, और देगा तो कौन SN1 फेवर करेगा और कौन SN2 फेवर करेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए। तो रेजोनेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रेजोनेंस किस तरह से अफेक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग सबसे पहले एग्जांपल में ले रहे हैं फिनॉल को। ठीक है, फिनॉल को हम लोग लेते हैं एज एग्जांपल। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर हम लोग फिनॉल की बात करें, ठीक है, आप लोग देखते रहेंगे। फिनॉल की अगर हम लोग बात करें
ठीक है। तो ये हो गया बाबू आपका फिनॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, दो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर और एक लोन पेयर ऊपर, टोटल दो लोन पेयर। देखिए फिनॉल के केस में क्या होगा कि यहाँ ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, रेजोनेंस में भाग लेगा। और रेजोनेंस थोड़ा बहुत तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये लोन पेयर क्या करेगा, ये इस एटम से निकल करके, ये लोन पेयर आपको दिख रहा होगा, ये लोन पेयर क्या करेगा, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। ये जो लोन पेयर क्या करेगा बाबू कि ये यहाँ इस बॉन्ड में जाकर के इस डीलोकलाइजेशन, मतलब पाई बॉन्ड का यहाँ क्या होगा, डीलोकलाइजेशन स्टार्ट होना हो जाएगा, ठीक है। और ये बॉन्ड से एटम की ओर डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस होने से यहाँ फिर वापस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। आप जानते होंगे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाना। तो यहाँ रेजोनेंस होने के कारण फिनॉल में क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिएगा आप लोग, यहाँ माइनस चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। ये ठीक है। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया, यहाँ क्या हो गया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो ध्यान से समझिएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्या हुआ, कैरेक्टर डेवलप हो गया है। एक तो OH क्या है, पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है ना। और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल खुद इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो अटैक जब भी अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के पास अटैक करेगा, है ना। सिंपल सी बात है कि जिसके पास जिस चीज का कमी है ही नहीं वो क्यों वहां जाए, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल के पास तो खुद इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जहां है नहीं वहां वो जाकर के अटैक करेगा। तो ये फिनॉल के केस में क्या होगा, आगे और कैनोनिकल स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, हमें रेजोनेंस बताना नहीं इसलिए मैं ज्यादा नहीं बना रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है कि एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है इसमें, है ना। तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं हो रहा है ये समझिए। पहला तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड बन जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के बीच पार्शियल डबल डबल बॉन्ड का बनना सबसे पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये पूरा रेजोनेंस होगा, ठीक है ना, तो ये ऑर्थो वाला जो ग्रुप है, जैसे देखिए ये पूरा रेजोनेंस कराएंगे, जैसे यहाँ पे माइनस आया, डेल्टा माइनस जिसको हम लोग कह रहे हैं ना, इसको क्या कह रहे हैं, डेल्टा माइनस कह रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे देखिए, ये ऑर्थो है, ये मेटा है और ये पारा है। तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, जहां माइनस है वहां डेंसिटी ज्यादा है ना।
इसमें सोचने वाली बात नहीं है। तो पहला तो हो गया आपका ये कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जा रहा है। दूसरा बात है कि ये रेजोनेंस होने से क्या होगा कि ऑर्थो एंड पारा, ठीक है ना, पारा पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे जो लगा हुआ है वो क्या है, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो उसके ऊपर फिर से वापस न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे कर सकता है, उसके पास भी तो खुद इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन का कमी है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किधर है। अरे भाई मेरे, यहाँ तो लगा हुआ है, ध्यान से देखो। ये जो लगा हुआ है इसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना, क्या लोन इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात है कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने से पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। और तीसरी बात क्या है कि ऑर्थो पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा रेजोनेंस होने से। तो इन सभी कारणों से यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसन रिएक्शन नहीं होगा। एसन अगर हम लोग नहीं कर दिए तो नहीं होगा, तो ना एसन 1 होगा ना एसन 2 होगा, किसी भी टाइप का कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। चलिए, अब इसका मतलब ये नहीं हम लोग को समझना है कि अगर फिनॉल में नहीं हुआ तो और किसी में नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिनॉल का हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिच ना रह करके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप आ जाता है तो जरूर होगा, है ना। देखिए, इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं एराइल हैलाइड का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिएगा। एराइल हैलाइड का हम लोग एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एराइल हैलाइड का एग्जांपल लेंगे। एराइल हैलाइड के केस में देखिए क्या होता है, कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एराइल हैलाइड। ठीक है, ये हो गया एराइल हैलाइड। देखिए, एराइल हैलाइड के केस में क्या होगा, सेम थिंग्स। ठीक है, कोई भी ये हैलोजन है तो यहाँ क्या होगा,
मान लिया अगर नाइट्रोजन ही हम लोग मानते तो यहाँ क्या होता, यहाँ लोन पेयर होता, ये लोन पेयर वापस फिर क्या करेगा, रेजोनेंस में भाग लेगा, ये लोन पेयर यहाँ जाकर के मतलब ये होगा, ठीक है ना, डिलोकलाइज होगा, फिर ये पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन इस तरह से होगा, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ भी क्या होगा, सेम चीज जैसे हम लोग फिनॉल में देखे, इसी तरह से क्या होगा कि एराइल हैलाइड में कार्बन, यहाँ का जो कार्बन है, ये कार्बन और ये हैलाइड ग्रुप जो भी लगा हुआ है, इसके बीच क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, इसके बीच क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग ये देखेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखिए थोड़ा टाइम का कमी है हम लोगों के पास, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में ले जा कर के नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग इसका बहुत अच्छे से डिटेल करके पढ़ते, लेकिन इतना हम लोगों के पास टाइम नहीं है। अगर मैं पढ़ाऊँ तो पता चला कि सारा टाइम खत्म हो गया और हम लोग बस यही जीओसी ही पढ़ते रह गए, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरी मजबूरी को आप लोग समझिए। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, आप लोग इसको बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, ये जो मैं लिख रहा हूँ क्यों हो रहा है, ये आपके सर्सन रीजन टाइप के क्वेश्चन में जरूर दिखे, ठीक है। तो यहाँ ड्यू टू रेजोनेंस हम लोग लिख देते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड, या इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, कार्बन हैलोजन डेवलप पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो रहा है, which is या that is inner toward न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोगों ने दो पढ़ा, एक क्या फिनॉल, एक हम लोगों ने पढ़ा एराइल हैलाइड, इन दोनों के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, इन दोनों के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, बिल्कुल आपको इसको याद कर जाना है, इन दोनों के केस में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पहला फैक्टर हमने पढ़ा रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, इफेक्ट ऑफ अल्फा एनसैचुरेशन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किस फैक्टर के बारे में, जिस फैक्टर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना हो, ठीक है ना, ना हो। तो थोड़ा सा एक हेडिंग लिख देते हैं, डू नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा तो आप लोग मेहनत कीजिए, डू नॉट, ठीक है, डू नॉट गिव, चलिए ना शॉर्टकट में लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग समझ ही रहे हैं। इसके बाद है क्या बाबू,
इसके बाद है सेकंड, इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन। ठीक, तो इसके बाद हम लोग इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन को देखेंगे। दूसरा पॉइंट, इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन। इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन, ठीक है। अल्फा देखिए, अल्फा अनसैचुरेशन का इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद समझिएगा अल्फा अनसैचुरेशन का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। उससे पहले तो हम लोग को ये समझना होगा ना कि अल्फा अनसैचुरेशन होता क्या है। ठीक है, तो अल्फा बीटा से आप लोग मुझे लगता है कि ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड होंगे कि अल्फा बीटा क्या होता है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ अल्फा क्या है। देखिए, अनसैचुरेशन का मतलब तो आप समझते हैं, सैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड, और अनसैचुरेशन का मतलब, सॉरी, सैचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए अनसैचुरेशन के केस में क्या होगा, अल्फा अनसैचुरेशन के केस में क्या होगा ये हम समझते हैं। मान लिया कि हम लोग एक एग्जांपल से समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कोई एक आपको दिया हुआ रिएक्शन CH2, ठीक है, तो ये है इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन। देखिए अल्फा अनसैचुरेशन किसको कहेंगे पहले ये समझिए। अनसैचुरेशन का मतलब तो आप लोग डबल बॉन्ड समझते ही होंगे, सैचुरेशन का मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड। देखिए दो तरह के यहाँ सबस्ट्रेट बना हुआ है, दोनों को अगर हम लोग गौर से देखें तो दोनों में क्या लगा हुआ है, एक एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, लिविंग ग्रुप का काम क्या है कि ये भागेगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन अपना दोनों लेकर के यहाँ से भागेगा। ठीक है, तो जब ये यहाँ से दोनों लेकर करके भागेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा। ध्यान से देखिएगा, ये CH3 है। ठीक है, ये CH3 है और ये बन गया कार्बन, इस पे प्लस चार्ज। ठीक है, क्यों प्लस चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के भाग गया है लिविंग ग्रुप, है ना। और ये हो गया H, ये हो गया H। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अल्फा कंसेप्ट बहुत इजी है। अल्फा उसको कहेंगे जो जिसके ऊपर प्लस चार्ज हो, जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज हो या जो कार्बोकेटाइन वाला हो, उसको हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन। क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और इसके इस कार्बन से, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम लोग कहेंगे बीटा कार्बन। यही क्लियर कर लीजिए, बीटा भी, बीटा कार्बन। ठीक है, और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। अब देखिए क्या कहता है, अल्फा अनसैचुरेशन, तो क्या यहाँ डबल बॉन्ड है, नहीं है, तो डबल बॉन्ड नीचे वाले में है, तो अभी हम लोग जस्ट नीचे वाला देखेंगे। अब यहाँ भी क्या होगा, सेम थिंग दैट हियर, यहाँ भी क्या हुआ, लेके भागा ब्रोमीन, तो ले करके भागेगा तो क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, ठीक है, CH2 हो गया। ठीक है, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा कार्बन, इस पे हो जाएगा प्लस चार्ज, और इधर हाइड्रोजन
और एक हाइड्रोजन नीचे, ठीक है, 4, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे हम लोग जब गौर से देखेंगे तो ये अल्फा कार्बन हुआ, है ना, ये अल्फा कार्बन हुआ, और अल्फा के बगल में क्या है बाबू, डबल बॉन्ड है, तो हम लोग कहेंगे अल्फा अनसैचुरेशन। क्या कहेंगे, अल्फा अनसैचुरेशन। अब देखिए जब हम लोग इसको देखेंगे कि जब भी अल्फा अनसैचुरेशन हुआ होगा तो क्या होगा, देखिए अल्फा अनसैचुरेशन के केस में क्या होगा, हम लोग देखते हैं अल्फा अनसैचुरेशन के केस में क्या होगा कि देखिए यहाँ से हम लोग एक बार फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे अगर मेरा दिया हुआ है CH2, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है, ब्रोमीन, दैट इज अ लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा, ब्रोमीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सबके ऊपर एक लोन पेयर होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये जो लोन पेयर है यहाँ पे रेजोनेंस होना स्टार्ट होगा। आप लोग रेजोनेंस जानते ही होंगे, रेजोनेंस कैसे होगा, एटम टू बॉन्ड, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रेजोनेंस का एक वीडियो बना दूंगा। एटम से बॉन्ड, ठीक है, और ये बॉन्ड से एटम, एटम टू बॉन्ड और बॉन्ड टू एटम, ठीक है। अब इस तरह का रेजोनेंस होने से क्या होगा, इसमें फिर से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, जो हम लोगों ने अभी जस्ट पहले पढ़ा। यहाँ मैं इसी स्ट्रक्चर में बता दे रहा हूँ, आप लोग अलग से एक बना लीजिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है बाबू, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जा रहा है, ठीक है। तो इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चांस बिल्कुल घट जाएगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का चांस बिल्कुल घट जाएगा। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं जिसमें अल्फा अनसैचुरेशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रेजोनेंस का कोई चांस नहीं बन रहा, क्योंकि रेजोनेंस वही होता है जहाँ डबल बॉन्ड हो, जहाँ रेजोनेंस का मतलब ही होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है ही नहीं, यहाँ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा केस में, अल्फा अनसैचुरेशन के केस में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ रीजन लिख देता हूँ, डेवलप डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस रेजोनेंस which decreases chance of nucleophilic substitution reaction, ठीक है, जो क्या करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को के चांस को देख रहे हैं। आप सीधा सीधा जानो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है, तो हम लोगों ने दो बात पढ़ा। अब तीसरे फैक्टर पे हम लोग आते हैं। तीसरा फैक्टर क्या है, देखिए तीसरा फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ ब्रिज हेड कार्बन। चलिए देखिए हम लोग ब्रिज हेड कार्बन के बारे में देखते हैं। इफेक्ट ऑफ ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है।
ब्रिज हेड कार्बन के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि ब्रिज हेड कार्बन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ब्रिज हेड कार्बन देखना बहुत आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए ब्रिज हेड कार्बन कैसा दिखता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपल हम लोग बेंजीन देखते हैं ना, अगर बेंजीन ना बन करके ब्रिज बन जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिएगा तो हम लोग इफेक्ट ऑफ ब्रिज हेड कार्बन देख रहे थे। ब्रिज हेड कार्बन में क्या होगा कि आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ब्रिज बना हुआ होगा, है ना, ब्रिज हेडेड कार्बन। ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन कह ले इसको, ये जो भी कह ले, हल्का हेलाइड यहाँ लगा हुआ है, हेलाइड लगा हुआ, ठीक है। तो ब्रिज हेड कार्बन में आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ एक कार्बन लगा हुआ है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। इस कार्बन का अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाले तो क्या होगा, इस कार्बन का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो या इसकी प्लेनरिटी निकालते हैं तो ये sp2 प्लेनर है। ठीक है, कैसा है, sp2। इस तरह से आप लोग को पता ही होगा, है ना, बॉन्ड को हम लोग काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ठीक है, तो ब्रिज हेडेड कार्बन जो है ये sp2 है। ठीक है, इसमें क्लियर बात है। तो sp2 होने के कारण, ठीक है, ये sp2 होने के कारण यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन जहां भी रहेगा जिसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियोफिलिसिटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो जहां भी आपको क्वेश्चन में इस तरह का ब्रिज हेडेड दिखे तो आपको सीधा मान देना है कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नोट नहीं कराना है आप लोगों को, आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 3 टोटल हो गया जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये समझेंगे कि किस फैक्टर्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, और होगा तो कौन SN1 देगा और कौन SN2 देगा। तो आज हम लोगों ने 3 देखा, रेजोनेंस, अल्फा अनसैचुरेशन और इफेक्ट ऑफ ब्रिज हेडेड कार्बन। ठीक है, और इससे रिलेटेड आप लोग प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ठीक है, बस मैं लास्ट एक क्लास लाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक है, ओके।